नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज कुछ इस प्रकार चल रही है कि हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको और क्वेश्चन के बाद थोड़ा समय देंगे, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामाइंड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टिम्बर। टिम्बर का आप एज कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे टिम्बर का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा होता है। तो इसमें देखे होंगे एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं कि जो इसके सैप होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होके जो है हार्डवुड में बदलता है, हार्डवुड बदल के जो है फिर ये एक लेयर वाइज लेयर बनती चली जाती है। तो ये माना जाता है कि प्रत्येक साल जो है एक लेयर बनती है ना, प्रत्येक वर्ष एक लेयर बनती है। तो इसी से हम इस लेयर से इसकी एज का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, तो कभी पूछा जाएगा कि टिम्बर की एज का अनुमान हम किससे लगाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एनुअल रिंग्स की सहायता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The type of mortar which is used for construction or work carried out in waterlogged area। देखिए जो waterlogged एरिया होता है, वाटरलॉग एरिया में अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है सिविल से रिलेटेड, ठीक है, तो वहां पे जो आप सीमेंट का यूज करेंगे, सीमेंट का जो आप यूज करेंगे वो कौन सी सीमेंट, मतलब सॉरी सीमेंट कह रहे हैं, जो आप वहां पे मोटार का यूज करेंगे, वहां पे लाइम मोटार या गेज मोटार का यूज नहीं करेंगे आप, वहां पर आप सीमेंट मोटार का यूज करेंगे। कौन से, सीमेंट मोटार का यूज करेंगे, क्योंकि जो है आपका लाइम वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, तुरंत जो रिएक्शन कर लेगा। सीमेंट भी रिएक्शन करता है वाटर से, लेकिन उससे जो है रिएक्शन करके स्ट्रेंथ ज्यादा प्रदान करता है, लाइम वगैरह की स्ट्रेंथ जो है घट जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम सीमेंट मोटार का ही यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखो भैया, चाहे इस M25 हो चाहे M55 हो, आपको बताया गया है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10% तक ली जाती है। 1/10 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही 10% तक ली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें ऑप्शन जो जिसमें आपको 10% दिख जाए वही सही हो जाएगा। तो आप देखिए पहला ऑप्शन लिखा है 7 से 11%, तो यही ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिस्टेंपर आर जनरली यूज्ड टू कोट। डिस्टेंपर का यूज किस लिए करते हैं, जनरली डिस्टेंपर का यूज करते हैं जो है इंटीरियर सरफेस और नॉट एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट सरफेस। ठीक है, ऐसी सरफेस जो इंटीरियर है और एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंपर का यूज करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी द टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट इज। देखिए अगर यहाँ पे ओपीसी की बात कर रहा है, तो ओपीसी के कणों के, देखिए इसमें 2 वाटर होते हैं, 2 वाटर कणों के हाइड्रेशन के लिए, जो कणों का हाइड्रेशन होता है उसके लिए 23% पानी की आवश्यकता होती है। इस 23% पानी में जो है कण पूरे हाइड्रेट हो जाते हैं, लेकिन जो कणों के बीच में गैप होता है उसको भरने के लिए 15% पानी और अधिक लगता है। इसे हम जेल वाटर कहते हैं, जेल वाटर। ठीक है, तो टोटल पानी आपका लगता है 38% आपका टोटल हाइड्रेशन के लिए लगता है। टोटल हाइड्रेशन के लिए कितना लगता है, 38%। कणों के हाइड्रेशन की बात करेगा तो 23%। टोटल हाइड्रेशन यहाँ पे दिखा है टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शंस, तो कितना हो जाएगा, 38%। तो देखिए कोई ऑप्शन है 38%, देखिए 35 से 45% के बीच जो है, तो वही 38% उसी के बीच आ रहा है, तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक। स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है, देखिए स्लम्प टेस्ट जनरली आप लोग पढ़े होंगे वर्कबिलिटी के लिए। ठीक है, वर्कबिलिटी के लिए, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में वर्कबिलिटी नहीं देता है, वर्कबिलिटी के जगह पर कंसिस्टेंसी दे देता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आप वर्कबिलिटी रहेगा तो वर्कबिलिटी लगाएंगे, वर्कबिलिटी नहीं रहेगा तो कंसिस्टेंसी जरूर रहेगा, इसको लगाएंगे। और अगर आपका दोनों रहेगा तो आप कंसिस्टेंसी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंसिस्टेंसी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड। प्लाईवुड है आपका, उसका जो है लो श्रिंकेज या एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बिहाइंड क्या रीजन है, क्या कारण है ऐसा कि जो है प्लाईवुड का श्रिंकेज भी कम होता है और एक्सपेंशन भी कम होता है। देखिए जो प्लाईवुड्स होती हैं वो लेयर्स में लगाई जाती है ना,
लेयर्स में लगाई जाती हैं, और एक लेयर जो होता है दूसरे के परपेंडिकुलर लगाई जाती है, फिर तीसरी इसके परपेंडिकुलर, चौथी, इस प्रकार से लेयर्स लगाई जाती है। तो करता क्या है कि अगर जो है अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो एक लेयर जो उसके परपेंडिकुलर है वो उसको रोकेगी, लेकिन एक्सपेंशन होगा तो उसके परपेंडिकुलर वाली लेयर उसको रोक लेती है। यही रीजन होता है कि जो है ना तो इसमें एक्सपेंशन होता है और ना ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कह सकते हैं जो है श्रिंकेज होता है। तो इसीलिए जो है प्लाईवुड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना। तो प्लाईज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल विथ ईच अदर, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब और सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम एंड बीम। देखिए कंक्रीट का कोई भी डायमेंशन हो, स्लैब हो, कॉलम हो, फुटिंग हो, कुछ भी हो, तो जो उसमें एक्यूरेसी लेते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर में वो 5 mm तक लेते हैं। 5 mm मतलब 0.005 मीटर, है ना, इतना लेते हैं कंक्रीट मेंबर्स के लिए। वही स्टील की बात की जाए तो 1 mm तक लेते हैं, 1 mm यानी 0.001 मीटर। और वहीं अगर वुड की बात करें, वुड के लिए आपका जो है 2 mm लिया जाता है, यानी 0.002 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंक्रीट के लिए, ये आपका हो गया स्टील के लिए, और ये हो गया आपका टिम्बर के लिए। और एक बात और ध्यान रखिए, जो एक्यूरेसी मेजरमेंट है एरिया के लिए वो 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर लेंथ के लिए, 0.01 मीटर क्यूब इसके लिए, वॉल्यूम के लिए, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम। अब ये कहेंगे सर यहाँ पे आप 5 mm बताए हैं और यहाँ पर आप जो है 1 mm बता रहे हैं, मतलब सबके लिए जो है बता रहे हैं। तो देखिए जब तक स्पेसिफाइड नहीं करेगा कंक्रीट, स्टील और टिम्बर, तब तक आप हमेशा, अगर कहीं कह दिया कि लंबाई के मेजरमेंट में कितना एक्यूरेसी होती है तो 0.01 मीटर, अगर कहा स्टील के लंबाई के मेजरमेंट में तो 1 mm, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे कह दिया एरिया का, किसी भी चीज का एरिया तो 0.1 मीटर स्क्वायर और किसी भी चीज का वॉल्यूम 0.1 मीटर। समझ में आ गया? लिखा है अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन के लिए टी जंक्शन पर डिडक्शन कितना लिया जाता है। तो देखिए अब ये कोई वॉल गई और एक वॉल यहां से जुड़ गई, तो इसकी सेंटर लाइन ये है, इसकी सेंटर लाइन ये है, तो यहाँ पर जो आधी वॉल की जो होती है थिकनेस टी जंक्शन के लिए उसको घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? जब आप इस सेंटर लाइन को कैलकुलेट करेंगे, फिर जब इससे क्वांटिटी निकालेंगे तो इधर का निकालेंगे खसके का, इधर का क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब ये क्वांटिटी इंक्लूड हो चुकी है एक बार। फिर जब आप आएंगे इसका निकालने के लिए, फिर आपका इधर का निकल जाएगा, तो दो बार ये निकल जाएगा, तो एक बार इसको घटा दिया जाता है दीवार के आधे के बराबर। कभी कभी पूछता है दीवार के जंक्शन पर, तो दीवार के जंक्शन पर नहीं घटाया जाता है, लेकिन अगर जो है क्रॉस वॉल का जंक्शन है, ठीक है, इस तरह से अभी टी की बात की थी, यहाँ क्रॉस की बात कर दे तो यहाँ पर आप एक वॉल के बराबर घटाएंगे, टी में आधे वॉल के जो है बराबर घटाएंगे, और 2 दीवारों के जंक्शन पर नो डिडक्शन, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर एस्टिमेट ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया एबव प्लेन्स एरिया। इस मतलब कहने का है कि एस्टिमेट आप किसके लिए कर रहे हैं, पेंटेड जो है, फॉर एस्टिमेट ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड शीट, सेमी कोरुगेटेड शीट की बात कर रहा है। तो देखिए एक होता है सेमी कोरुगेटेड शीट, देखिए हमने आपको एस्टिमेटिंग पढ़ाया है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, तो आप लोग एस्टिमेटिंग पढ़ लीजिए, जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो सेमी कोरुगेटेड शीट होती है, सेमी कोरुगेटेड शीट के लिए 10% हम इंक्रीज करते हैं। यही अगर आपकी फुल कोरुगेटेड शीट होती है, कोरुगेटेड शीट है ना, सेमी नहीं केवल कोरुगेटेड लिखा है, तो यहाँ पर 20% इंक्रीज करते हैं। दोनों आप याद रखेंगे, दोनों पूछा गया है। लिखा स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी में भी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में भी, देखिए इसमें जो आंसर सही किया था वो केवल जो है शायद पॉजिटिव सही किया था, पॉजिटिव सही किया था, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। कैसे पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है? पहले बात करते हैं पॉजिटिव कैसे हो सकती है इसके स्क्रैप वैल्यू। आपका कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो स्टील से बना हुआ है, तो आप जब उसका मलबा निकलेगा स्टील का, तो उसे आप बेचेंगे तो आपको उससे अर्निंग होगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आपका निगेटिव की हम बात करें तो निगेटिव कैसे हो सकता है? अगर कोई आपका केवल प्योर कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है, अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है तो उसको आप तोड़वाएंगे, उसका खर्चा,
उस मलबे को लेके कहीं पे भी डिस्पोज करेंगे या कहीं पे भी उसका जो है फेंकेंगे उसको, तो उसका खर्चा, यानी आपको एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आप निगेटिव में और जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है निगेटिव में चला जाता है। तो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, ठीक। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड फॉर अ बीम 2 मीटर स्पान एंड क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 4 mm into 200 mm, सॉरी 400 mm into 2 mm, 200 mm। देखिए एक बीम है आपकी, सीधी सी बात है, एक बीम है, इसकी गहराई 400 mm होगी, इसकी चौड़ाई 200 mm होगी। अब बीम है आपकी, देखिए कुछ इस प्रकार की बीम है, ठीक है। ऐसा कुछ बीम है, उल्टा सीधा बन गया है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बना ही देते हैं अच्छे से। ठीक, मान लीजिए कोई बीम है आपकी, तो ये आपका 400 mm दिया हुआ है, ये 200 mm दिया हुआ है, ठीक है, 200 mm। अब बताइए हमको फॉर्मवर्क कहाँ का लगाएंगे। एक तो इसके नीचे वाले सरफेस पे कितना मीटर लंबाई है इसकी, 2 मीटर स्पान है, तो 2 मीटर इंटू इसका निचला सरफेस 0.2, ठीक है। एक तो एरिया ये हो गया, एक आप इस सरफेस पे लगाएंगे, एक उस तरफ की सरफेस पे लगाएंगे, तो इस सरफेस पर कितना हो जाएगा, ये 400 mm है, तो 2 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू 0.4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 0.8 प्लस 0.8, ये तो 2 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और इसमें आंसर कितना दिया है 0.8 मीटर स्क्वायर, गलत दिया है, 2 मीटर स्क्वायर सही होगा। ये मैंने पिछली बार भी क्वेश्चन आपको कराया था, तो बताया था यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर होगा, इसको आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। लिखा है अगला क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 40 मीटर 40 स्क्वायर मीटर 10 स्क्वायर मीटर एंड 15 स्क्वायर मीटर and 35 square meter. Calculate the quantity of earthwork for the embankment use prismoidal method. Prismoidal method क्या होता है, prismoidal फार्मूला आप लोग बताइए। प्रिज्मोइडल फार्मूला आपका दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4 AM, ठीक है। ये 2 सेक्शन के लिए होता है, लेकिन जब कई सेक्शन हो तो उसके लिए L/3 A1 प्लस AM 4 इंटू जितने सम संख्याएं हैं प्लस 2 इंटू जितने भी विषम हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो L/3 कितने अंतराल पर है, देखिए इंटरवल 40 मीटर का है, और पहला एरिया आपका कितना है 40/3 कर देंगे। पहला एरिया है आपका 10 स्क्वायर मीटर और अंतिम कितना है 35 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब 4 इंटू सम कितना है आपका 15, दूसरा नंबर पे 15 ही है ना, तो सम वाला आ गया, विषम कोई है ही नहीं है, पहला 10 अंतिम 35 और बीच वाला 15 हो गया, और 2 वाला कोई रहेगा नहीं, तो 2 इंटू 0 कर दीजिए आप, तो हो जाएगा 40/3 इंटू 45 प्लस 60, कितना हो जाएगा 40, 3 से अंदर भाग दे दें तो 15 प्लस 20 हो जाएगा 35 गुणे 40, इतना कुछ आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, 1400 आ जाएगा आपका, 1400 मीटर स्क्वायर, ठीक, मीटर क्यूब, सॉरी। समझ में आया कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में रख देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड। देखिए एक ही सेट में एक बार प्रिज्मोइडल पूछ रहा है, एक बार ट्रेपेजॉइडल पूछ रहा है। मेथड, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 3 सेक्शंस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 30 मीटर 20 मीटर 30 मीटर एंड एरिया 20 स्क्वायर मीटर 40 स्क्वायर मीटर एंड 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 3 है आपके। तो बात करते हैं कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एम्बैंकमेंट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल मेथड इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट इंटरवल, जो है इंटरवल आपका 30 मीटर का दिया हुआ है,
और क्या क्या पूछा है, एरिया आपका A1 20 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर एंड 50 मीटर स्क्वायर। आपको ट्रेपीजॉइडल मेथड यूज करना है। तो ट्रेपीजॉइडल मेथड होता है V बराबर L A1 प्लस AN/2 प्लस जितने भी A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN-1, ठीक है, यहां तक आपका चला जाएगा। V आपको पता है, V निकालना है, L 30 पता है, A1 आपका 20 है, A3 आपका 50 है बाई 2 प्लस 40 है ना, बराबर हो जाएगा 30 इंटू 35 प्लस 40 कितना हो जाएगा 30 इंटू 75 कितना निकालिए 2250 मीटर क्यूब। आ रहा है आंसर? कोई नहीं, आंसर नहीं दिया है, आप यही कैलकुलेट कर लेंगे, 2250 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B on the opposite sides of a pond, the level is first set up near the point A of staff reading A and B are distance 2.5 and 2 respectively. Then the lever is moved and set near the point B. Staff reading on point A and B are 1.2 meter and 1.7 meter respectively. Calculate the difference of the heights between 2 points A and B. अब देखिए, हमने इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेबल बनानी है एक सीधा। ऑब्जेक्टिव में आपको रफ शीट मिलती है, आप टेबल बना लीजिए तुरंत। सही क्वेश्चन अगर आपको करना है, यहाँ पे लिखिए स्टेशन जहां पर आपका स्टाफ रखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए A पर रीडिंग कितनी आ रही है, B पर रीडिंग कितनी आ रही है, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालिए आप। और हाइयर कौन है, कौन ऊंचा है, ये लिख दीजिए, ठीक है। दो होंगे आपके, एक मान लीजिए कोई भी स्टेशन है, ठीक है, पहले A पर रखा जा रहा है फिर B पर रखा जा रहा है, और A और B मान लीजिए पहले A पर रखा गया फिर B पर रखा गया। जब A पर रखा गया नियर द A, तो स्टाफ रीडिंग A और B पर आया 2.5 और 2.5 आया और 2.0 आया। फिर अगर बात करें जब B के नजदीक रखा गया तो 1.2 1.7 आया, 1.2 1.7 आया, है ना। अब डिफरेंस कैलकुलेट करना है इनका, ठीक है। 2.5 में से घटाएंगे 2 को तो 0.5 आएगा। अब यहाँ बताइए ऊंचा कौन सा है, कौन सा पॉइंट ऊंचा है, तो जिसकी स्टाफ रीडिंग कम है वही तो ऊंचा है। तो यहाँ पर B हाइयर है आपका, B क्या है, हाइयर, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसमें से भी घटाएंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर A हाइयर होगा और A हाइयर हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, देखिए इसमें आंसर गलत दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर। जब हमने बताया कि अलग अलग पॉइंट आपके हायर हों, कहने का मतलब अगर A कहीं आपका A ऊंचा है, एक जगह पर B ऊंचा है, तो जब अब डिफरेंट हो तो इनका हम जब जो है डिफरेंस निकालते हैं तो 0.5 माइनस 0.5 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। अगर दोनों में सेम ऊंचा होता, मतलब यहाँ भी A ऊंचा होता, यहाँ पर भी A ऊंचा होता, तो 0.5 प्लस 0.5 बाई 2 करते तब हमारा 0.5 आता। ये आंसर, इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो आपको पता है कंबाइंड करेक्शन होता है 3/7 d स्क्वायर बाई r। तो 3/7 d आप 2 किलोमीटर का स्क्वायर रखिए, r 63-70 किलोमीटर रख दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। आंसर आपका किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻³ या 1000 से गुणा कर देंगे तो आपको कितने में मिल जाएगा, ये आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, which one of the following is the correct sequence for the temporary adjustment of theodolite। theodolite का टेम्परेरी एडजस्टमेंट बताइए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो प्लेन टेबल का एक अपवाद है उसको मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए थियोडोलाइट में नॉर्मली आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर फोकसन करते हैं आप, ठीक है। तो इसमें दिया होगा सेंटरिंग, सबसे पहले सेटिंग करेंगे, फिर सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर एलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स। थर्ड ऑप्शन आपका दिया है सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका हो गया, सबसे पहले सेटिंग किए, फिर सेंटरिंग किए, फिर लेवलिंग किए, फिर आपका एलिमिनेशन ऑफ पैरालॉक्स जो भी किए। लेकिन प्लेन टेबल में क्या होता है, सेटिंग, फिर लेवलिंग, फिर सेंटरिंग, फिर आपका फोकसिंग होता है, ठीक है। तो प्लेन टेबल में पहले सेटिंग फिर लेवलिंग होता है, फिर आपका सेंटरिंग होता है, इसमें पहले सेंटरिंग होकर फिर लेवलिंग होता है। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए, इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड द प्लेन टेबल। ठीक है, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम द्वारा या 3 पॉइंट प्रॉब्लम रिसेक्शन मेथड द्वारा कोई भी हम स्टेशन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है किसी भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ही नहीं। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जिनका मान लीजिए किसी रॉक का इंटीग्रेशन हुआ, किसी भी रॉक का मतलब कहते हैं जो है डिसइंटीग्रेशन, मतलब कह सकते हैं कोई अपक्षय हुआ किसी भी रॉक का। ठीक है, तो वो रॉक कण टूटे तो वहीं पर रहेंगे और वहीं पे रुकने से ही जो सॉइल बनती है वो आपकी रेसिडुअल सॉइल होती है, मतलब कणों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस। विस्कोसिटी ऑफ गैस के बारे में आपको सबको पता होगा कि विस्कोसिटी ऑफ गैस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है, लेकिन अगर वही वाटर की बात करें तो जो है मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई विस्कोसिटी गैस की, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अब जब बढ़ाते हैं, देखिए ऐसा क्यों होता है, जब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके कणों के बीच जो है मोमेंटम ट्रांसफर अधिक हो जाता है, तो उनके बीच कोलिजन अधिक होने लगता है, जिसके विस्कोसिटी अधिक हो जाती है। हमने बताया था विस्कोसिटी के 2 रीजन होते हैं, एक होता है आपका कोहेजन, दूसरा होता है मोमेंटम ट्रांसफर। कोहेजन मेनली वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके कणों के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं, तो उनके कोहेजन जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है, जिससे वाटर की विस्कोसिटी घट जाती है। लेकिन एयर में या फिर आप गैस में क्या होता है कि जब भी आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो उसकी मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाता है, मोमेंटम ट्रांसफर के कारण जो होता है विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंटर ऑफ बायोंसी। मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है, वह पॉइंट जहां पर जो है बायोंट फोर्स कार्य करता है। और मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी का इतना पार्ट पानी में डुबोया गया है, इतना पार्ट, तो इस पार्ट की मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, मतलब कोई भी बॉडी पानी का जितना आयतन जो है विस्थापित करती है, पानी के उसी आयतन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बायोंसी कहते हैं। वह इसमें सही क्या होगा, इट इज द पॉइंट वेयर बायोंट फोर्स एक्ट एंड इट कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A longitudinal rectangular surface is hinged into the water such that its top and bottom points are 1.5 meter and 6 meter respectively depth of center of pressure from top surface। देखो भैया, एक जो है रेक्टेंगुलर कोई लेमिना है, ये मान लीजिए पानी का टॉप सरफेस है, यहाँ से 1.5 मीटर डेप्थ पर नीचे एक रेक्टेंगुलर लेमिना डुबोया गया है और इसका जो है ये बॉटम वाला 6 मीटर है, तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 4.5 मीटर, है ना। तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करना है, तो पता है आपको IG अपॉन AX बार प्लस X बार, ये आपको पता है। IG होता है BH क्यूब अपॉन 12, तो हो जाएगा B आपको पता नहीं है, तो लिखिए BH क्यूब अपॉन 12 अपॉन B इंटू H इंटू X बार हो जाएगा H/2 प्लस H/2, है ना। कैलकुलेट करिए इसको, तो BH स्क्वायर, यहाँ पे H बचा, B कट गया और ये हो गया 6, और H/6 प्लस H/2 क्या हो जाएगा, H प्लस 3 H 4H/6 2H/3 रखिए वैल्यू 2 इंटू 4.5 बटे 3, 15 से 45, 15 मीटर आ रहा है ना, 4.2 मीटर आना चाहिए, 3.8। थोड़ा सा एक मिनट इसको फिर से चेक करते हैं। देखिए क्या हुआ, BIG हो गया BH क्यूब अपॉन 12, एरिया हो गया B इंटू H इंटू X बार क्या हो गया, सॉरी X बार ये 1.5 प्लस H/2 होगा, है ना। इसको हमने थोड़ा सा ध्यान जो है गलती कर दिया, और 1.5 प्लस H/2 करेंगे तब आपका X बार आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई और हम लोग चूक गए, B से B कट गया, H स्क्वायर हुआ। अब H की वैल्यू रखिए 4.5 का स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.5 प्लस 4.5/2, है ना,
प्लस 1.5 प्लस 4.5/2। देखिए एक पॉइंट की गलती से आंसर आपका गलत हो जाता तुरंत, है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.8 आपका आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक, क्योंकि गलती नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है द वेलोसिटी पोटेंशियल व्हिच फॉलो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल इनमें से कौन सा है जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। पहले हमने आपको हाइड्रोलिक्स पढ़ाया तो वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में बताया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओमेगा अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, यही आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अब बताइए u बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v बराबर होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, यही होता है। इसमें से उठा लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, हमको पता है यही सही होगा इसलिए इसी को उठा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रखिए, तो यहाँ पर फाई की जगह पर u निकालना है आपको, तो डेल बाई डेल एक्स आप माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाई की वैल्यू रख दी हमने, तो u बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स की कंपैरिजन में करेंगे तो माइनस 2x प्लस 0 हो जाएगा आपका, तो x u आपका माइनस 2x आ गया। b की बात करेंगे तो माइनस डेल बाई डेल वाई आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 2y आ जाएगा, ठीक है, 2x और 2y आ गया। अब डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई में रखिए इसको, तो देखिए बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, तो u के जगह डेल बाई डेल एक्स आप u के जगह पर 2x रखिए माइनस में, और प्लस डेल बाई डेल वाई आप y के जगह पर 2y रखिए, इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2 यानी 0। इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन 0 हो जा रही है, इसका मतलब फ्लो आपका पॉसिबल है और यही आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको हर जो है सही मतलब चेक करना पड़ेगा हर ऑप्शन को, मैंने वही चेक किया जो मुझे पता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखे तो आप वही चेक तुरंत कर लीजिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा at what distance from the boundary layer the value of the wall shear stress shear in is 3 times to the turbulent shear। हाँ यार, तो इसे 2/3r होता है, ठीक है, 2/3r, इसको आप रट लीजिए 2/3r, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इन डिजाइन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिजाइन किया जाता है वो होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड मैक्सिमम डे, मतलब जो पीक डिमांड होती है उस पर जो होता है पीक डिमांड। पीक डिमांड क्या होती है, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्स डे, एक हफ्ते को लेंगे आप तो कौन से दिन में सबसे ज्यादा जो है डिमांड था और उस घंटे में किस घंटे में सबसे ज्यादा डिमांड था, उस डिमांड के आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स का डिजाइन करते हैं। How does an increase in the pitch of roof affect the amount of load can be placed in? पिच बढ़ाने से लोगों को लगता है कि जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, आंसर भी यही सही कर देता है कि घट जाएगी, लेकिन ये गलत है। पिच आपको पता है क्या होता है, पिच बराबर होता है उठान बटे पार्ट का आधा, ठीक है, पार्ट बाई 2, ठीक है। तो आप बताइए पिच जो है आपका वो स्पान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर इस स्पान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पिच कब बढ़ेगी, पिच तब बढ़ेगी जब स्पान का मान जो है घटेगा, और स्पान का मान घटेगा मतलब दो ट्रसेस के बीच की दूरी कम होगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसलिए पिच को इंक्रीज करने पर लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज कर जाती है, इसको आप ध्यान रखिए, रट लीजिए आप, क्योंकि कहीं देखिए इसमें इंक्रीज दिया हुआ है अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं डिक्रीज दे देता है, ठीक है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस, ट्रस को जो है बनाने के लिए कौन कौन सा जो है मटेरियल यूज नहीं करते हैं, कौन सा मटेरियल इसमें से, तो देखिए इसमें दिया हुआ है पहला वुडन स्ट्रट, तो वुडन स्ट्रट आप देखे होंगे कई जगह पे बनता है, जो है मेटल बार्स का तो बनता ही बनता है, चैनल सेक्शन का तो बनता है, कंक्रीट का नहीं बनता, क्योंकि जो ट्रस होती है उसमें टाई मेंबर्स भी होते हैं और अच्छा खासा टेंशन लोड आता है उसमें, ठीक है, तो कंक्रीट टेंशन को बियर करने में एकदम जो है बेकार है, ठीक है। 0% स्ट्रेंथ जब डिजाइन करते हैं तो 0% लेते हैं स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी, तो इसलिए आपका कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि b बराबर 4, r बराबर 3, j बराबर 4, तो आपको बताना है कि ये ट्रस कैसा है, ठीक है। b आपका क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट को हम j से लिखेंगे, ठीक है, j बराबर 4 दिया है, और रिएक्शंस आपकी 3 दी हुई हैं, और मेंबर्स आपके सॉरी जे आपका ये बी आपका मेंबर्स है, जे आपके जॉइंट्स भी 4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्या कैसा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले 2j निकालना हम बताए थे, तो 2j करिए अगर तो 2 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब करिए 2j m प्लस आर करेंगे तो 4 प्लस 3 बराबर 7 हो गया। अब क्या हो रहा है, 2j इज ग्रेटर देन m प्लस आर,
ये कंडीशन जब होती है तो आपका स्ट्रक्चर जो होता है अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर यही 2J जो है लेस देन होता है M प्लस R के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? जो स्टैटिकली हो जाता है इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और यही आपका बराबर हो जाता तो डिटर्मिनेट हो जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द बिलो इज एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ फ्लैट स्लैब इज टेकन एज द, जो फ्लैट स्लैब से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आईएस कोड में दिया है, पूरा पढ़ लीजिए, लिखा है उसमें। ये इसका आंसर होगा 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ पैनल। पैनल के विड्थ के 1/4 लिया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आरसीसी डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेकन एज। आप लोग इसका आंसर दीजिए जरा। हमको पता है कोई 5 दे रहा होगा, कोई 2 दे रहा होगा, कोई 3 दे रहा होगा, कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। हमने अभी आपको बताया जब आरसीसी की डिजाइन करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 लेते हैं, भले उसका 10% होता है, लेकिन डिजाइन के समय हम कभी देखिएगा कि जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो कोई परसेंटेज ऑफ स्टील पर ही जो है टेंसाइल फोर्स निकालते हैं, जो है टेंशन जोन में हम कंक्रीट को 0 मानते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज द, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो मॉडुलस ऑफ रप्चर के आधार पर। आपको पता होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट 2 पार्ट में होती है। एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट और एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट, ठीक है। तो 2 पार्ट में जो है डिवाइड होती है ब्रॉडली, उसके अंदर भी कई सब डिवीजन होते हैं, ठीक। तो 2 होगा। लिखा है व्हिच आईएस कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टिसाइजर, सॉरी सीमेंट प्लास्टर। तो आईएस 1661 जो होता है आपका, आईएस 1661 जो आपका होता है वो आपका जो है किसके बारे में देता है? आईएस 1661 जो आपका सीमेंट प्लास्टर के बारे में आपको देता है। क्या? सीमेंट प्लास्टर के बारे में आपको देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है? विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, टाइम के पास होने से स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज जो है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज होता है। गलत दिया है भाई, सीमेंट की स्ट्रेंथ कहाँ बढ़ती है? सीमेंट अगर आपकी स्टोर है और टाइम पास हो रहा है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाती है आपकी, तो ये गलत दिया हुआ है। और फिर आपको कह रहा है कि विद पासेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेस, यही ऑप्शन आपका सही होगा। विद ऑप्शन जो है मतलब सॉरी गलत पूछा था, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For concrete mix 1:3:6 water cement ratio 0.6 both by weight, what is the quantity of water required per bag? तो आपको पता है 30% आप लेते हैं कोर्स एग्रीगेट का, 5% लेते हैं आप सीमेंट का। तो कोर्स एग्रीगेट अगर आप पर बैग सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट आपका 50 kg आएगा, 50 का 5% ले लेंगे, प्लस आपका 6 जो है कोर्स एग्रीगेट है, तो 6 × 50 × 30/100, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे आप, तो आपका टोटल निकल के आएगा शायद, देखिए कितना आ रहा है, सॉरी उल्टा बता दिए। 30% आप सीमेंट होता है, ठीक है, 30% आप सीमेंट होता है प्लस 5% आप फाइन एग्रीगेट साथ दिया, सॉरी कोर्स एग्रीगेट लिया जाता है, तो 6 × 50/100। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से जो है कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा, यहाँ 30%, यहाँ पर 5%, 5 लिया है हमने, ठीक है। तो आपका जो है कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जो इसमें सही होगा, तो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, पंप के द्वारा जो आपका कंक्रीट का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जो है वहन किया जाता है, ठीक है। पंप, द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप इज डन फॉर द डिस्टेंस, कितनी दूरी के लिए किया जाता है? तो 400 मीटर के लिए, हॉरिजॉन्टल में 400 मीटर के लिए और वर्टिकल में 80 मीटर के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइए, क्वेश्चन अच्छे थे, और इसको शेयर करिए जितना से ज्यादा हो सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बुलाइए। और आज के लिए इतना ही, टेस्ट सीरीज में जुड़े रहिए, आपका बहुत फायदा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।